बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो वर्ड जो फिंगर प्रिंटिंग है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये कोई फिंगर या फुटप्रिंट्स के जो प्रिंटिंग होती है, यानी कि सेंसर वगैरह यूज़ करते हैं हम, इससे रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उससे कुछ रिलेट करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता। तो इसके अंदर हम कोई प्रिंट नहीं मैच करते, बल्कि डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। और उसको कैसे करते हैं वो हम आगे चल कर देखते हैं। तो ठीक है, अब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है इसके अंदर हम अच्छा देखें। अब जो फिंगर प्रिंटिंग होती है सिंपल, या फिर फुटप्रिंट वगैरह जो हम करते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि हम दो या ज़्यादा सारे लोगों में से किसी एक को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो फिंगर प्रिंट है जो हमें किसी साइट से मिला है, किसी जगह से मिला है, ये किस आदमी का है। तो वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन हम एक टेक्नोलॉजी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये असल में है किसका। तो इस तरह डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर हम डीएनए को यूज़ करते हैं और डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग होते हैं एक स्पीशीज़ के, उनके दरमियान हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि ये किसका है। ठीक है, तो इसके अंदर अब डीएनए के अंदर जो लोगों के अंदर जो डीएनए होता है, उसके अंदर सिर्फ बेस पेयर का डिफरेंस होता है। तो डीएनए की पूरी डिटेल एक वीडियो के अंदर बना दी गई है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि इसे इन्वेंट किसने किया था। ये एक टेक्निक है ना, तो इसे सर एलेक्स जेफरीज ने इन्वेंट किया था 1985 में, और 1994 में इसे नाइटेड किया गया था, यानी कि इसे मुद्दतराना सर का लक़ब दिया गया था, सर एलेक्स जेफरीज। तो ये उनकी पिक्चर है जिन्होंने किया था। अगरचा देखने से ये खुद ही एक क्रिमिनल लगते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब अगर इसकी टेक्निक की तरफ चलें कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं हम, तो इसका टोटल हम देखेंगे इसको यूज़ कैसे करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। तो खैर, अब पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें सैंपल चाहिए होता है। सैंपल कोई ऐसा जिसके अंदर डीएनए हो। ठीक है, तो एक जो ह्यूमन है उसका डीएनए का सैंपल हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ब्लड से हो सकता है। ब्लड में क्या होते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उनमें डीएनए होता है, तो उनसे हम डीएनए हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हेयर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि हेयर्स तो डेड होते हैं, इनके अंदर सेल्स ही नहीं होते, फिर यहाँ से कैसे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो उसका जवाब यह कि जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं, जिनकी जड़ें होती हैं, उनके अंदर एक सेल होता है। फॉलिकल जो है वो लिविंग है और सेल है, तो उसके अंदर डीएनए होता है, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सलाइवा है। सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होती हैं और दूसरे भी डीएनए होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद सीमन है, उसका आपको पता है। उसके बाद बॉडी टिश्यू सेल्स हैं, जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, स्किन वगैरह, तो इनके जितने भी सेल्स हैं, इनसे हम डीएनए को अपने को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। पहला स्टेज नंबर 1, पहले के अंदर क्या करना है कि हमें डीएनए निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें हमारे पास जो भी सेल्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स अवेलेबल हैं, तो हमें उनको ब्रेक करना है। तो उनको ब्रेक करने के डिफरेंट मेथड हैं, वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन करवा लेते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, उसके थ्रू इनको ब्रेक करवाते हैं, और डिफरेंट तरह के केमिकल्स उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो इन द एंड एक पूरा डीएनए प्योरीफिकेशन का एक प्रोसेस है, तो उसके अंदर हमें डीएनए प्योरीफाई करवा लेते हैं, इनके एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। उसके बाद जो डीएनए होता है, अगर वो हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में हो तो ठीक है, वरना हम इसे पीसीआर करवा लेते हैं। लेकिन जो क्राइम सीन से मिलते हैं वो ज़्यादातर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं होते, तो उनको पीसीआर करवाना पड़ता है। तो पीसीआर की वीडियो हम आगे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम ये करते हैं कि जब डीएनए हमने ऑब्टेन कर लिया, एक उसे एम्पलीफाई भी करवा लिया, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, उसको यानी कि कट करवाते हैं डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर, काफ़ी सारे टुकड़ों के अंदर करवा लेते हैं। तो उन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स। तो इन रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम को है जो एक स्पेसिफिक डीएनए के बेस पेयर पे कट करता है। तो इसका जो असल पर्पज़ है वो हम बाद में देखते हैं, क्योंकि वो बाद में इसके एग्जाम्पल से आपको ठीक समझ आएगा। तो उसके बाद क्या है कि जब ये जो फ्रेगमेंट्स बन के, इनको रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहते हैं, कि ये इनके डिफरेंट हो सकते हैं। ये नीचे की वाली लाइन है, मैं वैसे ही बना देता हूँ कि इनका साइज़ जो है वेरी कर सकता है, कोई शॉर्ट हो सकते हैं, कोई लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं और थाउजेंड्स की क्वान्टिटी के अंदर होते हैं। तो इसके बाद थर्ड के अंदर जो वर्ड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक जेल होती है, तो एक पूरा मैकेनिज़्म है। वैसे तो एक जेल है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की भी उसके अंदर सहूलत होती है। तो इसके अंदर पोर्स होती हैं, एक तरफ पॉजिटिव एनोड होता है और एक तरफ पे नेगेटिव कैथोड होता है, यानी कि एक तरफ पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक पर पॉजिटिव होता है।
तो नेगेटिव की तरफ डिफरेंट होल्स बने होते हैं जिनके अंदर हम अपना सैंपल रन करवाते हैं। तो क्या करते हैं कि हम इन जो होल्स हैं इनके अंदर अपने डीएनए सैंपल्स करवाते हैं, रन करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सैंपल नहीं होता। एक सैंपल तो वो होता है जो हमारे पास एज अ टेम्पलेट होता है, यानी कि जो कोई क्राइम सीन से मिला हो या जिसका हमें कन्फर्मेशन हो कि इसकी है, यानी कि कोई विक्टिम का है। और दूसरे जो हैं वो सस्पेक्ट्स के होते हैं, यानी कि जिनको हमने जज करना होता है कि ये इससे मैच होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो उन दोनों हम सबको इनको रन करवा देते हैं इसके अंदर। और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो ऑन करवाते हैं, क्योंकि अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव की तरफ रन करती हैं और पॉजिटिव वाली नेगेटिव की तरफ। तो डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रन करता है फास्टर से। अच्छा, अब जिसका साइज़, जिस फ्रेगमेंट का साइज़ जितना छोटा होगा उतनी तेज़ी से रन करेगी, और जिसका साइज़ जितना बड़ा होगा वो उतना पीछे रह जाएगी। तो इस तरह ही एक लाइन के अंदर सीक्वेंस बना लेंगे, पहले सबसे आगे सबसे छोटा फ्रेगमेंट, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरह एक लाइन बना लेंगे। तो उसके बाद अब ये जो जेल के ऊपर हम रन करवा लेते हैं तो ये हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा भी होता है। उसके अलावा इसका कोई ख़ास कलर नहीं होता जो हम अपनी आँखों से नज़र आ सके। तो इसके लिए हमें कोई डाई यूज़ करनी पड़ती है, कोई स्टेन यूज़ करना पड़ता है आर्टिफिशियल। तो हम जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं थीरियम ब्रोमाइड। ये एक किस्म का स्टेन है और ये फ्लोरेसेंट स्टेन है। तो फ्लोरेसेंट का मतलब आपको पता ही होगा, यानी कि जो चीज़ें चमकती हैं, ऐसा कलर जो चमक रखता हो अपनी, तो वो उसे कहते हैं फ्लोरेसेंट स्टेन। ठीक है, तो ये वाला स्टेन हम इसके ऊपर अप्लाई करवाते हैं। और यूवी लाइट्स के थ्रू, जब यूवी लाइट्स के अंदर इस जेल को रखा जाता है तो ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो शो होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये फिगर के अंदर शो हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर यूजेस की बात कर लें तो हम इसे दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्राइम्स के अंदर और एक मेडिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। पहले क्राइम्स में देख लेते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी बात करते हैं। ठीक है जी, अब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जो डीएनए प्रोफाइल है वो 3000 मिलियंस लोगों में से किसी दो का मैच हो सकता है, बस इतनी कम इसके चांसेस हैं मैच होने के। तो इसलिए ये एक बेटर आइडिया है, यानी कि बेटर टेक्निक है चीज़ को लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब जो डीएनए का पैटर्न है विक्टिम का, यानी कि जो जिसके साथ हुआ हो कुछ बुरा, और जो सस्पेक्ट है जिन पर हमें शक हो, तो उनका मैच करवाया जाता है। अगर उन दोनों का मैच ना हो तो मतलब वो सस्पेक्ट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। अगर वो हो इन्वॉल्व उसके अंदर तो फिर उसका उन दोनों का जो डीएनए है या क्राइम सीन पे जो मिला था डीएनए, उन दोनों का मैच होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। सबसे दरमियान में है क्राइम सीन से मिला हुआ ब्लड का सैंपल। उसके बाद विक्टिम की प्रोफाइल लेते हैं हम, और एक तरफ से सस्पेक्ट की प्रोफाइल। विक्टिम कौन सा है, जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, यानी कि जिसका कत्ल हुआ है या रेप हुआ है, और सस्पेक्ट्स वो हैं जिन पे हमें शक है। तो हम दोनों का करवाते हैं। देखें कि सस्पेक्ट्स का और क्राइम सीन पे मिले हुए जो ब्लड है उसका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सस्पेक्ट है इसी का ये ब्लड सैंपल है जो कि क्राइम सीन पे मिला है, और विक्टिम का ये सैंपल नहीं है। तो इसका मतलब जो सस्पेक्ट है वो वहाँ पर उस क्राइम सीन पे मौजूद था। ठीक है, उसके बाद सॉल्विंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। अब मेडिकल प्रॉब्लम्स के अंदर क्या आती हैं, पैटर्निटी सूट्स है, इनहेरिटेंस केसेस, इमिग्रेशन। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाप का पता नहीं लग रहा होता, या फिर ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक बच्चे का बाप होने का दावा कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस केसेस, यानी कि जो विरासतों के केसेस होते हैं। तो इनके अंदर ये अच्छी बात होती है, अक्सर लोग वैसे ही अपना नाम लिखवा देते हैं, कंप्यूटराइज्ड करवा लेते हैं, लेकिन वो इनहेरिटेड नहीं होते, वो झूठे होते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इमिग्रेशन केसेस के अंदर भी इसके अंदर यूज़ हो सकते हैं। तो पैटर्निटी के अंदर एग्जांपल देख लें। पैटर्निटी के अंदर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखें, अब जो एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसका जो डीएनए है वो कहाँ से बनता है, उसके मदर और उसके फादर से। ठीक है, तो मतलब जो उसका डीएनए उन दोनों का मिक्सचर है। अब जो डीएनए के सीक्वेंसेस बच्चे के मदर में है, यानी कि सेम है, वो तो मतलब मदर से है। अब जो मदर से मैच नहीं कर रहे तो मतलब वो उसके फादर से ज़रूर मैच करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उसके फादर से ही आएंगे। एक मिनट में इसको, ठीक है, चलो ठीक है, ये देखें, अब ये वाला जो है मदर और चाइल्ड का मैच कर रहा है, यानी कि ये एक जैसा है। अब ये वाला जो है ये मदर का और चाइल्ड का मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मदर का और इस मैन का मैच कर रहा है। इस तरह भी ये वाला भी इसका, ये जो इसके नीचे वाला है, इन दोनों का मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इस मैन के साथ मैच कर रहा है।
ठीक है, उस तरह लास्ट वाला भी मदर का और चाइल्ड को और मदर का मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैन के साथ कर रहा है। तो ये बात क्या शो करती है कि ये जो मैन है ये इसका बायोलॉजिकल फादर है। ठीक है, इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। तो आजकल इससे भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, यानी कि STR से कहते हैं, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स। तो इनका भी एक अलग से प्रोसीजर है, लेकिन ये अभी तक इतनी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर आती है। इनके लिए बहुत अच्छी मशीनरी चाहिए होती है। और RFLP जो है, यानी कि जो DNA फिंगर प्रिंटिंग है, इसी को RFLP कहते हैं, इनकी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके लिए हमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि इनके लिए हमें नैनोग्राम चाहिए होते हैं, और DNA की जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है फिंगर प्रिंटिंग के लिए, DNA फिंगर प्रिंटिंग यानी कि RFLP के लिए। ठीक है, लेकिन एक ये STR जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, इसका फ़ायदा ये है कि इसके लिए हमें इतनी ज़्यादा DNA के अमाउंट नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर क्राइम सीन्स पे बहुत थोड़ा मकदार के अंदर DNA होता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा DNA नहीं मिलता अपने सैम्पल्स को जज करने के लिए। तो हमें इसलिए STR ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन ये भी इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई मशीनरी चाहिए होती है इनके लिए। एनीवेज, तो ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है कि ये मदर और चाइल्ड का है। उसके बाद आगे उसके 3 डैड आ जाते हैं, यानी कि 3 लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम ये बच्चा हमारा है। तो अब इनके अंदर आप खुद देख लें कि कौन सा बंदा किसका बेटा है या नहीं है मदर का। तो आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, जब पहले देख लें अब जो चाइल्ड के अंदर है। तो चाइल्ड के अंदर जो पहले ये वाली 2 लाइंस हैं, उसके अंदर से एक लाइन उसके मदर के साथ मैच हो रही है। तो ऊपर वाली लाइन है वो किस में है, ये जो डैड नंबर 2 है इसके साथ मैच कर रही है। और इस तरह और कौन सी मैच नहीं कर रही, हाँ ये लास्ट वाली, ये वाली जो 2 है, सॉरी ये वाली 2, ये इसके साथ मैच कर रही है, नहीं इसके साथ नहीं है। ये 2 इसके साथ मैच नहीं कर रही, इसके अंदर से एक इसके साथ मैच कर रही है, एक और एक इसके साथ मैच कर रही है। तो इनमें से कोई एक जो है इसका फादर है, या फिर कोई भी नहीं है, क्योंकि एक जो अगर सिर्फ एक मैच हो बाकी मैच ना हो तो उस पर हम एविडेंस नहीं देते कि ये सच में है। असल में इनमें से कोई भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा मैच हों तो फिर कंफर्म होता है कि सच में ये इसका डैड है। थैंक यू।